नमस्कार छात्रों, मैं जलेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। आज का अपना जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय की परिभाषा व उसकी अवधारणाएं। इससे पूर्व में हमने राष्ट्रीय के वृत्ताकार प्रवाह के बारे में चर्चा की थी, अध्ययन किया था कि एक राष्ट्रीय का सरल वृत्ताकार प्रवाह कैसा होता है, फिर एक बंद अर्थव्यवस्था में कैसा होता है और फिर एक खुली अर्थव्यवस्था में कैसा होता है। आज हम राष्ट्रीय की परिभाषाओं और उसकी अवधारणाओं के संबंध में प्रकाश डालेंगे। प्रायः राष्ट्रीय का अभिप्राय सकल राष्ट्रीय उत्पाद के उस भाग से लगाया जाता है जो किसी वर्ष विशेष में देश के विभिन्न उत्पादन साधनों को उनके प्रतिफलों के रूप में वितरित होता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय किसी देश के विभिन्न उत्पादन साधनों को प्राप्त प्रतिफलों का कुल योग है। इसके अंतर्गत लगान, मजदूरी व वेतन, ब्याज एवं लाभ का योग करके राष्ट्रीय का अनुमान लगाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रीय की परिभाषा क्या है। राष्ट्रीय की परिभाषा के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं में विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया गया है और किन्हीं अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं में संकुचित दृष्टिकोण अपनाया गया। हम अलग अलग अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं देखते हैं। पहले मार्शल का विस्तृत दृष्टिकोण। मार्शल के अनुसार किसी देश की पूंजी व श्रम का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं की जो शुद्ध सामूहिक उत्पत्ति होती है, उस संपूर्ण विशुद्ध उत्पत्ति को ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय या देश का आगम या राष्ट्रीय लाभांश कहा जाता है। मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय बराबर वस्तुओं और सेवाओं का वार्षिक उत्पादन प्लस विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय का जोड़ तथा उसमें से पूंजी की गिरावट व प्रतिस्थापन व्यय को अगर हम निकाल दें तो राष्ट्रीय की प्राप्ति होती है। इस परिभाषा के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राष्ट्रीय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय में देश के उत्पादन के साधनों की शुद्ध भौतिक एवं अभौतिक व सभी सेवाओं की शुद्ध सामूहिक उत्पत्ति को इसमें शामिल किया जाता है। शुद्ध सामूहिक उत्पत्ति में से पूंजी की गिरावट व प्रतिस्थापन व्यय को हटा दिया जाता है ताकि शुद्ध उत्पादन प्राप्त हो सके। अगली बात, वस्तुओं के साथ साथ राष्ट्रीय में सेवाओं की भी गणना की जाती है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय के दो मुख्य अंग निकल कर के सामने आते हैं। एक तो शुद्ध भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं की वार्षिक उत्पत्ति, दूसरी सभी प्रकार की सेवाओं का मूल्य। इसमें स्वयं की या मित्र संबंधियों के लिए निःशुल्क सेवाओं के मूल्य को छोड़ दिया जाता है। इसकी आलोचनाएं भी की गई है मार्शल की विस्तृत दृष्टिकोण की कि
एक देश में जितनी भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है उनका सांख्यिकी गणना या माप करना बहुत कठिन होता है। दोहरी गणना की समस्या भी अधिक पाई जाती है। एक ही वस्तु का मूल्य एक से अधिक बार जोड़ दिया जाता है, ये भी एक समस्या है। इस परिभाषा के अनुसार किसी भी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं के केवल उस भाग का ही मूल्यांकन होता है जो बाजार में बिक्री के लिए आता है, परंतु ऐसी वस्तुओं की मात्रा भी कम नहीं है जो स्वयं के उपभोग के लिए रख ली जाती है, जैसे कृषक के द्वारा उपभोग के लिए रखा गया गेहूं। तो ये मार्शल का दृष्टिकोण था। दूसरी परिभाषा है पिगू की परिभाषा, जिसमें उसने मौद्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। पिगू ने अपनी सामान्य प्रकृति के अनुसार राष्ट्रीय के संबंध में मौद्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। वह राष्ट्रीय के अंगों को भी मुद्रा की कसौटी पर जांचता है। पिगू के अनुसार राष्ट्रीय किसी समुदाय या एक राष्ट्र की वास्तविक आय है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है, का वह भाग है जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। तो पिगू की परिभाषा के अनुसार केवल उन्हीं वस्तु और सेवाओं का समावेश राष्ट्रीय आय में हो सकता है जो मुद्रा के द्वारा मापी जा सके, अर्थात जिनका विनिमय संभव हो। उन वस्तुओं और सेवाओं का जिनका मुद्रा में माप न हो सके और जिनकी उत्पत्ति आर्थिक लाभ के उद्देश्य से न हो, उसका राष्ट्रीय आय में समावेश नहीं होता है, ऐसा पिगू का मानना है। लेकिन पिगू की परिभाषा की समस्या ये है कि एक व्यक्ति निःशुल्क सेवाएं करता है, उसका मूल्य राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। पिगू ने स्वयं एक रोचक उदाहरण दिया है कि वेतन पर रखी गई नौकरानी की सेवाओं का राष्ट्रीय आय में समावेश होता है, पर अगर वह व्यक्ति उस नौकरानी से शादी कर ले तो उस महिला की सेवाओं का राष्ट्रीय आय में समावेश नहीं होगा, क्योंकि उसकी सेवाएं आर्थिक लाभ की दृष्टि से न होकर पारिवारिक प्रेम के कारण है। तो ये भी एक पेचीदगी है कि एक ही व्यक्ति की एक ही प्रकार की सेवाएं अलग अलग स्थिति में एक बार जोड़ी जाती है और एक बार नहीं जोड़ी जाती है। तो पिगू की परिभाषा की भी कई कमियां हैं। एक कमी तो यही है कि एक ही वर्ग है, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में एक बार उसका मूल्य राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है और एक बार नहीं जोड़ा जाता है, जबकि कार्य की प्रकृति में कोई अंतर नहीं आता है। दूसरा ये कि एक राष्ट्रीय आय के संबंध में संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाती है, क्योंकि ये केवल मुद्रा द्वारा विनिमय की जाने वाली वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल करती है। इसमें भी दोहरी गणना की समस्या देखने को मिलती है। तीसरा दृष्टिकोण है राष्ट्रीय आय के संबंध में, वो है फिशर का दृष्टिकोण, जो कंजम्पशन अप्रोच है, उपभोग दृष्टिकोण है। फिशर ने उपयुक्त दोनों दृष्टिकोणों से सर्वथा अलग एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। उपभोग को राष्ट्रीय आय का आधार माना है। फिशर के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय आय में केवल वे वस्तुएं और सेवाएं आती है जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्राप्त होती है, चाहे वे भौतिक वातावरण से प्राप्त हुई हो या मानवीय वातावरण से। इस प्रकार हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वास्तविक राष्ट्रीय आय देश के वार्षिक विशुद्ध उत्पादन का वह भाग है जो उस वर्ष विशेष में प्रत्यक्ष उपभोग किया जाता है। यहाँ फिशर की परिभाषा तार्किक और अधिक उपयुक्त मालूम होती है, क्योंकि उत्पादन का अंतिम लक्ष्य उपभोग करना होता है। इसलिए उत्पादन का केवल वह भाग ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाना चाहिए जो उस वर्ष में उपभोग किया गया हो। फिशर की परिभाषा की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि वार्षिक गणना से संबंधित है, उपभोग को आधार मानती है, मानव कल्याण से मेल खाती है, अधिक तार्किक है।
फिशर के विचार की आलोचना भी है, क्योंकि किसी निश्चित अवधि में जब उत्पादन की गणना ही मुश्किल है तो उपभोग की गणना करना तो और भी अधिक कठिन कार्य है। दूसरी समस्या है कि कुछ वस्तुएं टिकाऊ वस्तुएं होती है जिनका उपभोग वर्तमान अवधि तक ही संभव नहीं है, वो उनका जीवन काल लंबा होता है। तो इस वर्ष कितना उपभोग किया गया इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन काम है। तो ये 3 दृष्टिकोण हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित देखे। मार्शल का उत्पादन दृष्टिकोण, पीगू का मौद्रिक दृष्टिकोण और फिशर का उपभोग दृष्टिकोण। तीनों अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी कमियां हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन तीनों परिभाषाओं में श्रेष्ठ कौन सी परिभाषा है। इसका उत्तर देने से पहले हमें राष्ट्रीय आय के उद्देश्य की ओर ध्यान देना होगा। अगर सापेक्षिक कल्याण की तुलना करनी है तो निस्संदेह फिशर की विचारधारा उपयुक्त है, परंतु यदि आर्थिक कल्याण के कारकों का अध्ययन करना है तो मार्शल और पीगू की उत्पादन गणना की परिभाषाएं उपयुक्त है। इसके अलावा मार्शल और पीगू की परिभाषाएं सरल और व्यवहारिक है, जबकि फिशर की परिभाषा तार्किक और समाज कल्याण के उद्देश्य से मेल खाती है। अतः कल्याण उद्देश्य के आधार पर फिशर की परिभाषा को श्रेष्ठ माना जा सकता है, जबकि उत्पादन दृष्टिकोण के आधार पर पीगू और मार्शल की परिभाषाएं श्रेष्ठ है और वर्तमान में इन्हें ही उपयुक्त माना जाता है, मार्शल और पीगू की परिभाषाओं। राष्ट्रीय आय के संबंध में किन्स ने भी अपना एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। किन्स ने राष्ट्रीय आय के संबंध में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है, जो उसके आय व रोजगार के सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक सिद्ध हुआ। किन्स ने आय के संबंध में 3 दृष्टिकोण दिए हैं। कुल व्यय दृष्टिकोण, जिसमें उसने राष्ट्रीय आय को राष्ट्र के कुल व्यय के बराबर माना है। समीकरण के रूप में राष्ट्रीय आय बराबर कुल उपभोग व्यय प्लस कुल निवेश व्यय प्लस कुल सरकारी व्यय, अर्थात Y बराबर C प्लस I प्लस G। साधन आय दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रीय आय को उत्पादन साधनों की आय के संदर्भ में देखा गया है। इसके अनुसार राष्ट्रीय आय बराबर साधन आय प्लस साहसी का लाभ, अर्थात Y बराबर लगान प्लस मजदूरी प्लस साहसी का लाभ आदि। तीसरा है कुल बिक्री दृष्टिकोण, अर्थात लागत दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत किन्स राष्ट्रीय आय को जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य में भी उस आय के रूप में देखता है जो जीएनपी में से केवल उपयोग लागत घटाने से के बाद में प्राप्त होती है। अर्थात उपयोग लागत ज्ञात करने के लिए कुल गिसावट में से गिसावट मूल्य घटा दिया जाता है। Y बराबर जीएनपी माइनस यूजर्स कॉस्ट। राष्ट्रीय आय के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण, भारत की राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को बिना दोहरी गणना किए हुए राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं उत्पादन, वितरण, व्यय के आधार पर की जा सकती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। और अगर कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से, जिनमें अप्रत्यक्ष कर भी शामिल है, पूंजी की गिसावट उत्पादन के प्रतिस्थापन व्यय को घटा दे तो विशुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। आधुनिक अर्थशास्त्री प्राय विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को ही राष्ट्रीय आय मानते हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स ने इसकी परिभाषा इस शब्दों में दी है कि राष्ट्रीय आय देश की उत्पादन व्यवस्था से प्रभावित होने वाली वस्तुओं
व सेवाओं का वह विशुद्ध वार्षिक उत्पादन है जो अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है तथा अथवा देश की पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में विशुद्ध वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रीय आय से तात्पर्य एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के योग से होता है। अब हम कल राष्ट्रीय आय से संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उन पर प्रकाश डालेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।